सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ए फिंग का एपिसोड 7। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ए फिंग स्क्रिप्चर के कहने पर होली फायर सेक्ट पहुंच गया था। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी जो एक बेसमेंट में हजारों सालों से कैद थे। उन्होंने ए फिंग को क्रिम्सन फेदर का ट्रेजर देखकर उसे होली फायर सेक्ट का नया लीडर बना दिया और उससे प्रॉमिस लिया कि वो 9 हेवंस डाउ पैलेस को तबाह कर देगा। अब आगे तो हम देखते कि ए फिंग होली फायर सेक्ट के बाहर आ चुका है। जैसे ही वो बैरियर के बाहर कदम रखता है, उस पर थॉर्न स्ट्राइक से अटैक हो जाता है। ढेर सारी कांटों वाली बेलें उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर ए फिंग उन्हें अपनी सोर से काटने में लगा हुआ था। वो जैसे तैसे उनसे बचता जा रहा था, मगर तभी वहाँ पर बहुत सी बेलें आ जाती है। वो ए फिंग को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अब उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो उन्हें काट भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उन बेलों का एक बॉल बन जाता है, जिसके अंदर ए फिंग कैद था। ये अटैक जू शुई ने किया था। वो कहते, मेरे प्यारे दोस्त, क्या तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, जो हर बार मरने के लिए मेरे रास्ते में आ जाती हो? जिस पर ए फिंग कहता है, पिछली बार तो तू हार गया था, शायद तुझे भी हारने का बहुत शौक है। तो जू शाओ कहता है कि मेरे हिसाब से अब तुम कांटों में घिरे हुए हो, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुमने अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए और अपनी हार कबूल करके मौत को गले लगा लो। लेकिन ए फिंग उस गोले के अंदर स्ट्रगल कर रहा था। वो उसे अपनी एनर्जी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, मगर जू शुई कहता है, मेरे दोस्त, तुम जितनी ज्यादा हलचल करोगे, ये बेले उतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगी और तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा खून पीने की कोशिश करेगी। इसीलिए इत्मीनान से काम लो। वैसे तो मैं तुम्हें एक झटके में खत्म कर सकता हूँ, मगर इतनी आसान मौत, और वो भी तुम्हें, ना, ये मुझे गवारा नहीं है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना पसंद करूंगा। इधर ये फिंग को याद आता है कि उसके पास क्रिम्सन फेदर है, तो तुरंत ही उसे एक्टिवेट कर देता है। क्रिम्सन फेदर एक्टिवेट होते ही उन सारी बेलों को धीरे धीरे जलाने लगता है। ये देखकर जू शुई शॉक था। वो कहता है कि आज तक कोई भी इन बेलों से नहीं बच पाया, मगर तुम उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हो और मैं ये होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो एक और अटैक ए फिंग पर कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर ए फिंग उसमें से बाहर आ जाता है। उसके पास अब विंग्स थे। ए फिंग कहता है कि एल्डर फू ने मुझे ट्रेजर देकर बहुत अच्छा काम किया है, मैं अंदर से काफी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ए फिंग के फायर विंग्स देखकर जू शुई कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये फायर विंग्स कहाँ से आ गई? ये ट्रेजर मुझे हासिल करना था। तो ए फिंग कहते है, तुम लेट हो गए, अभी मेरे है। तो जू शुई कहता है कि भले ही तुमने क्रिम्सन फेदर को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक क्रिम्सन फेदर खुद तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। वो तुम्हें अपना मास्टर कभी नहीं बनाएंगे। जिस पर ए फिंग कहता है, ओ ये बात है, चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या ये विंग्स मुझे पहचानते भी है। और अब वो जाकर जू शुई के मुंह पर जबरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। वो कह रहा था कि शायद तुम होली फायर सेक्ट के नए लीडर हो, इसलिए क्रिम्सन फेदर तुम्हारे ऑर्डर्स मान रही है, मगर तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल के दम पर तुम इसकी सारी के सारी टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकते। ये विंग्स बहुत पावरफुल है, मगर तुम उसकी रियल पावर्स को कभी भी अनलिश नहीं कर पाओगे। जिस पर ए फिंग कहते, चलो सही है, वो भी हम ट्राई करेंगे। जिसके बाद वो फिनिक्स ट्रिबुलेशन यानी क्रिम्सन की पहली टेक्निक का यूज करता है और उसी से एक धमाकेदार पंच से जू शुई का स्वागत करता है। और फिर तो पंचेस की बारिश हो रही थी। ए फिंग जू शुई की इस तरह से धुलाई कर रहा था जो जू शुई को अगले जन्म तक याद रहेगी। अब पंचेस मारने के बाद ए फिंग उसके सिर पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देता है। जू शुई समझ गया था कि अब वो ए फिंग का सामना नहीं कर सकता, तो कहते हैं, मेरे भाई प्लीज मुझ पर रहम कर। देखो, तुम्हें जो जानना है वो मैं सब बता दूंगा, सब कुछ, मगर प्लीज मेरी जान मत लो। मुझे पता है तुम 9 हेवंस वालों के बारे में जानना चाहते हो। तो ए फिंग भी सवाल पूछना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तुम्हारे सेक्ट के लीडर का नाम क्या है, तुम्हारे सेक्ट में कितने लोग हैं और उनकी कल्टीवेशन के लेवल्स क्या क्या है। तो जू शुई बताता है कि मैं ब्लैक फैंटम हॉल का डिप्यूटी मिनिस्टर हूँ, लेकिन मुझे तो हमारे मास्टर का नाम भी नहीं पता। मुझे बस 9 हेवंस डाउ पैलेस के एक बंदे का नाम पता है। तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ए फिंग उसके नजदीक चला जाता है। वो ए फिंग के कान में कहता है कि भाड़ में जाओ, मैं नहीं बता रहा। फिर वो ए फिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर ए फिंग उसके डैगर को राख में बदल देता है। तो अब जू शुई वहाँ से भाग रहा था, लेकिन ए फिंग वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाकर जू शुई को रोक लेता है। जू शुई फॉर्मेशन को देखकर हैरान था। वो कहता है कि फॉर्मेशन बनाने वाले लोग हजारों साल पहले ही खत्म कर दिए थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, तो तुम ये फॉर्मेशन कैसे बना पाए? इसका मतलब तुम इस दुनिया से नहीं हो। तो ए फिंग जंप लगाकर उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तुम बहुत कुछ जानते हो, तो क्या तुम इस सीक्रेट को अपने पास रखोगे? वेल, इसे सीक्रेट रखने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। जिस पर जू शुई कहता है, मेरे भाई प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तो ए फिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है, हाँ जू शुई, मुझे पता है, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिसके बाद जू शुई को एक ही सेकंड में खत्म कर देता है, लेकिन ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से ए फिंग भी कमजोर हो जाता है। वो कह रहा था कि मुझे जल्दी से क्रिम्सन फेदर की बाकी की टेक्निक को मास्टर करना होगा, मगर
मैं ये कैसे करूँगा? मुझे एल्डर फू ने कुछ भी नहीं बताया। क्या एल्डर फू, आपने मुझे क्रिम्सन फेदर तो दे दिया मगर उसे मास्टर करने की टेक्निक नहीं बताई। अब रात के समय एफिंग कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। तभी फिनिक्स बर्ड एफिंग की बॉडी में एंटर करता है। एफिंग कह रहा था कि फिनिक्स ट्रिबुलेशन बहुत पावरफुल है, मैंने तो बस उसकी पहली मूव सीखी थी और वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज के बाद मैं इसे लाइट ऑफ ब्लड लाइन बुलाऊंगा। इसने मेरी बाइडन स्टेज को 8वीं लेवल पर पहुंचाने में मेरी मदद की है। लेकिन अब क्रिम्सन फेदर गहरी नींद में जा चुका है, जिस वजह से फिनिक्स ट्रिबुलेशन भी कमजोर हो गई। मुझे जल्दी से ज्यादा पावर ऑब्टेन करनी होगी ताकि मैं क्रिम्सन फेदर को जगा पाऊँ। तभी एफिंग को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वहाँ पर एक परिंदा था जो तेजी से एफिंग पर अटैक करने आ जाता है, मगर एफिंग उसकी चोंच पकड़ लेता है। उस परिंदे से कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने मुझ पर अटैक करने की हिम्मत की, तुम बहुत जिगर वाले हो। और हाँ, एक बात और, तुम बहुत खूबसूरत भी दिखते हो। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? जिसके बाद अगले सीन में हम देखते कि एफिंग उस परिंदे के लेग पीस को रोस्ट कर रहा था। वो कहता है अगर तुम्हें भूख लगी हो तो डिनर करने आ सकती हो। दरअसल वहाँ एक लड़की थी जो छुप छुप कर एफिंग को देख रही थी। अब एफिंग के बुलाने पर वो सामने आ जाती है। वो थोड़ी शर्माती हुई कहती है कि एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, देखो मेरा तुम्हारा फायदा उठाने का कोई इरादा नहीं है, तो मुझे गलत मत समझना। उस लड़की का नाम शाओलिंग था और वो सेंट्रल रीजन में मौजूद शाओ फैमिली की मेंबर थी। वो कहती मुझे मीट खरीदना है, बताओ तुम इसे कितने में बेचोगे? तो एफिंग कहता है ये फ्री है, ये लो मजे करो। तो शाओलिंग तुरंत ही मीट खाने लगती है। वो कहती है अरे वाह, तुम तो बहुत डिलीशियस खाना पकाते हो, मुझे ना इसकी रेसिपी बताना, अगली बार मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी। वाकई ये बहुत मजे का बना है। तो एफिंग कहता है कि इसकी कोई खास रेसिपी नहीं है, इसकी टेस्ट तो मीट पर डिपेंड करती है। मुझे लगता है कि वो परिंदा खूबसूरत के साथ साथ टेस्टी भी था, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी जैसी जवान लड़की इस वीरानी जंगल में क्या कर रही है? तो लड़की सोचती है कि देखो शुरू हो गया, अगर मुझे मेरे ग्रैंडफादर के लिए क्योर नहीं ढूंढना रहता तो मैं इसे अभी सबक सिखाती। जिसके बाद वो एफिंग को बताती है कि मैं ऐसी जगह पर कभी नहीं आती, लेकिन मेरे पास सफेद कलर का खूबसूरत परिंदा था और वो उड़कर इसी जंगल में आया है, तो मैं उसे ही ढूंढने आई थी। पता नहीं वो इतना जिद्दी क्यों है, मैं सुबह से उसे ढूंढने में लगी हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। जिसके बाद वो मीट खाने लगती है। एफिंग सोचता है कि शायद इसी के परिंदे को मैंने रोस्ट किया है। अरे बाप रे, अब तो मेरी खैर नहीं, मुझे जल्दी से उस परिंदे के सारे सबूत मिटाने होंगे। तभी हम देखते कि वहाँ पर उसी परिंदे के फेदर्स पड़े हुए थे। तो एफिंग शाओलिंग से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो परिंदा यही आसपास होगा और ये मेरी तरफ से और मीट खाओ, चाहो तो बचा हुआ साथ में भी ले जा सकती हो। जिस पर शाओलिंग कहती तुम बहुत रहमदिल हो, आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब वो दबा कर मीट खा रही थी कि तभी उसके सामने एक फेदर आ जाता है। वो उसे गौर से देखने लगती है और कहती कि ये फेदर मुझे जाना पहचाना लग रहा है, अरे ये तो मेरे व्हाइट क्रेन का फेदर है। जिसके बाद वो मीट को देखती है और समझ जाती है कि एफिंग ने उसके परिंदे को भून कर उसे ही खिला दिया है, जिस वजह से वो बहुत भड़क जाती है और एफिंग पर अटैक करने चली जाती है। मगर एफिंग तो एकदम रिलैक्स बैठा हुआ था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओलिंग को बांध कर रखा है और एफिंग आराम कर रहा था। वो पूछता है कि शाओलिंग क्या तुम शांत हो गई हो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे परिंदे को मार दिया, मगर हकीकत तो ये है कि मेरे से ज्यादा तुम्ही ने उसका मीट खाया है और तुम्हें तो बहुत पसंद भी आया, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। अब वो उसके सिर पर हाथ रख के उसे शांत होने के लिए बताता है। एफिंग कह रहा था मैं तुम्हारे परिंदे को दोबारा से जिंदा तो नहीं कर सकता, मगर उसके बदले में तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगी। अब वो उसे ब्यूटी एलिक्सर दिखाता है। वो कहता है कि इस एलिक्सर की एक पिल तुम्हें हमेशा खूबसूरत बनाए रखेंगी, बताओ क्या इसके बदले तुम मुझे माफ करोगी? तो वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। एफिंग कहता है सॉरी तुम्हारा मुंह तो बंद है, तुम कैसे बोल पाओगी? जिसके बाद एफिंग उसका मुंह खोल देता है। शाओलिंग उससे कहती कि तुम यूनो किंगडम से हो राइट, तुम वहाँ के एलिक्सर गॉड हो, मैंने सुना है कि तुमने एक ही पिल में एम्परर की जान बचाई थी। तो एफिंग कहता है सही पहचाना, वो मैं ही हूँ। अब शाओलिंग उसे बताती है कि वो व्हाइट क्रेन एक सेलेस्टियल था और ऐसा एक ही परिंदा हमारे रीजन में था, हमारी पूरी फैमिली फ्रेंड्स उसे बहुत पसंद करते हैं, तो तुम इसे एक पिल से उसका खामियाजा नहीं भर सकते हो, मुझे तुमसे कुछ और भी चाहिए। तो एफिंग समझ जाता है कि ये लड़की बहुत लालची है। अब शाओलिंग कहती तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना होगा, मेरी फैमिली ही तुम्हारा फैसला करेगी। अब अगले सीन में हम ब्लैक फैंटम हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ के लीडर को जू शुई की मौत की खबर मिल चुकी थी। वहाँ का लीडर खाली पड़े सिंहासन से बातें कर रहा था। वो कहता है कि जू शुई होली फायर सेक गया था, उसे क्रिम्सन फेदर हासिल करने थे, लेकिन उसने किसी के साथ फाइट की और उसमें उसकी मौत हो गई। अब वो क्रिम्सन फेदर उस बंदे के पास है। तभी उसे एक आवाज आती है, वो कहती है कि जू शुई मतलबी था, वो क्रिम्सन फेदर खुद के लिए हासिल करना चाहता था, तो उसको उसकी सजा मिल गई। मगर अब जबकि जू शुई नहीं रहा, तो हमने उस क्रिम्सन फेदर को हासिल करना चाहिए, उससे हमारा 9 हेवंस डाउ पैलेस और स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसीलिए हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। जाओ और अपने लोगों को क्रिम्सन फेदर के पीछे लगवा दो, वो जिस किसी के पास होगा उसे खत्म करके उसे हासिल कर लो। जिस पर ब्लैक फैंटम हॉल का डिप्टी मास्टर कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मेरे लोग क्रिम्सन फेदर को ढूंढ
निकालेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।